हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और अपना सिलेबस कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पुराने वाली वीडियोस में बात करी थी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 9 की, जो था आपका उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें आपको मैं प्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बता रहा था। कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें समझा रहा था, जिसके बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि यौगिक क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक क्या होता है। एक्चुअली में जो संकुल यौगिक होता है वो योगात्मक यौगिक का ही एक प्रकार होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए यूज़र हैं, वो आई बटन पर जा करके पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं और अपना चैप्टर वहीं से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पुराने वाले वीडियोस को देख लीजिए और अपना फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। तो मैंने आपको जब बताया था सरल यौगिक, द्विक यौगिक और संकुल यौगिक। सरल यौगिक में बता चुका था कि जो एक प्रकार धनायन और एक प्रकार ऋणायन से बनता है। द्विक यौगिक जो दो सरल यौगिकों से मिल करके बनता है, जैसे फिटकरी हुआ आपका, कार्बोनाइट हुआ, माहौर लवण हुआ आपका। और संकुल यौगिक बताया था मैंने आपको कि जो अपने जलीय विलयनों में टूटते नहीं हैं। ठीक है, उसी पे आज अपन और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में थोड़ा सा और आगे चल के। अब हमें पता है कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है? उपसहसंयोजक बंध। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है उनमें? उपसहसंयोजक बंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उपसहसंयोजक यौगिकों को समझने से पहले थोड़ा सा बॉन्डों के बारे में पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो होने को तो केमिकल बॉन्डिंग में 6 प्रकार के बॉन्ड होते हैं आपके, जिसमें से आज हमारे काम वाले में 3 बताऊंगा, जिसमें से 2 थोड़े कम, एक थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा वो केमिकल बॉन्डिंग, तब वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आपको बॉन्ड बता देता हूँ कि बॉन्ड क्या है। देखो, उपसहसंयोजक बंध को समझने से पहले भी हमें थोड़ा सा और आना चाहिए कि बंध क्या है। देखिए, मेरी बात सुनिए कि जब किसी को जरूरत होती है तभी तो वो किसी दूसरे के पास जाता है। ठीक है, ऐसे ही परमाणु को जब जरूरत होती है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तभी वह दूसरे परमाणु के पास जाता है और वह अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके या आदान प्रदान करके क्या करता है, दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो दो परमाणुओं के मध्य होने वाले आकर्षण को ही, लगने वाले आकर्षण बल को ही अपन क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो बंध है, एक तो होता है, आपको सबने सुना होगा, आपको सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, जिसमें अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे भी नहीं। ठीक है, सहसंयोजक बंध, इसमें बस एक ही लाइन है जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो फ्रेंड? शेयरिंग। जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे मान लो मेरे पास एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको क्या करना है? स्थायित्व प्राप्त करना है, तो ये क्या करेंगे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, जिससे एक बॉन्ड बना लेंगे और एक नए अणु का निर्माण कर लेंगे। जैसे मैं इसको नाम दे दूं हाइड्रोजन। सपोज करो मेरे पास ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सब जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ? 1। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्थायी नहीं हो सकता, तो इसे क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे के साथ मैचअप करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? इससे बॉन्डिंग होगा। अब ये वाला हाइड्रोजन कहता है कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये कहता है भाई नहीं, तुम हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें भी तो जरूरत है। ये कहता है नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरत है, तुम समझा करो, हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यही वाली बात यही कहता है इससे वापस। तो दोनों के बीच मतभेद रहता है, तो ये कहते हैं कि कोई बीच का सॉल्यूशन निकाल देता है। ऐसा करते हैं भाई, तुम और हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे क्या होगा? हम दोनों का काम चल जाएगा और हम क्या बना लेंगे? H2 अणु के रूप में बन जाएंगे। अब इससे क्या होगा? जो बॉन्ड बनेगा इसे अपन कहेंगे सहसंयोजक बंध। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे लिए अभी काम की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, उससे क्या कहते हैं अपन? सहसंयोजक बंध
कहते हैं फ्रेंड्स। अब दूसरी बात आ रही है, हमारे पास जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है उसे अपन बोलते हैं तुम्हारा आयनिक बंध, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो बॉन्ड, कई सारे नाम है, तो हम अपन सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इसको आयनिक बंध, जो हमारे काम का है। इसकी भी एक ही लाइन में परिभाषा सुनिए आप, कि जहां हो रही है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहां कर दो आप उस इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बंध कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत आसान सी बात है। जैसे सपोज करो अपन ले लेते हैं, चलो NaCl को, ये इधर ले लेता हूं मैं। हम जानते हैं कि Na एक ACl का परमाणु है। आप जानते हो कि जो NaCl होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है फ्रेंड्स 281, और जो होता है ये Cl इसका होता है 287, ठीक है फ्रेंड्स। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ताकि क्या हो सके, ये स्थायित्व को प्राप्त हो सके, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास आ जाएगा, नियॉन का विन्यास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस रूप में आ जाता है, प्लस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो Cl है इसके पास अभी 2 वाट आते हैं, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा यानी कि 2 वाट 8 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आर्गन 18 जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा और क्या कर लेगा, ये ऋणायन के रूप में आ जाएगा। तो इधर से इधर क्या हुई फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इसका 11 था तो 10 हो गए, इसका 17 था तो इसके क्या हो गए, 18 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां मैं इन चीज़ों में बहुत डिटेल में लूंगा और बहुत ट्रिक वाइज लूंगा। अभी केवल 2 लाइन समझनी है आपको। When the sharing of electron, that the bond is formed covalent. Another, when the electron is transferred, then the bond is formed ionic bond. That's all. बस इतना बात याद आपको रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंध। देखो मैंने आपको ये 2 वाली बातें क्यों बताई थी, क्योंकि आयनिक बंध से ही संबंधित है उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साझा तो होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पूर्णतः अधिकार नहीं होता, ठीक है। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों के साझा तो होगा, लेकिन जिसका वो इलेक्ट्रॉन होता है हक उसी का रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें 2 परमाणु मध्य इलेक्ट्रॉन बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जो देता है उसे तो अपन बोलते हैं दाता, यानी कि लुईस क्षार, और जो लेता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, उसे अपन बोलते हैं लुईस अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मेरे पास एक ये परमाणु है जिसका अष्टक पूरा है, ठीक है। एक मेरे पास ये परमाणु है जिसका अष्टक अधूरा है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये धनी है, ये कहता है भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो, तो ये पूर्णतः तो नहीं दे सकता, पर ये कह सकता है कि भाई मैं तुमको पूरी तरह से नहीं दे सकता, बस अपना एक लोन पेयर बीच में रख सकता हूँ, ताकि तुम क्या करो, तुम भी तुम्हारा काम चला लो और मैं भी मेरा काम चला लूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो एरो के साइन वाली बात है ये बताई थी आपको किसने, सिजविक ने, ठीक है। सिजविक कैसे लिखते हैं, ऐसे सिजविक ने बताई थी। और जो उपसहसंयोजक बंध की धारणा है वो दी थी आपको किसने, G.A. पार्किंस ने। लेकिन मैं आपको उपसहसंयोजक बंध नहीं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिसका अष्टक पूरा होता है वह अष्टक न्यून वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, जिससे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध को दोनों परमाणुओं के मध्य एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये कहती है आपकी RBSC। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास अमोनिया है, और सभी लोग जानते हो कि अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और एक मेरे पास ये है BF3। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसका अष्टक पूरा है, 3 तो इसके हो रहे,
एक इसके पास लोन पेयर है तो 6 और 2 8। अब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो इसके कारण जो इन पे बॉन्ड बनता है उसको हम इस तरह से तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इन दोनों के बीच में क्या है, उपसहज संयोजक बंध है। ये वाली बात मानती है आपकी आरबीएसई, ठीक है। अब सीबीएसई या एनसीईआरटी कहती है कि कोई उपसहज बंध नहीं होता, एक तरह से आयनिक बंध ही होता है या सहसंयोजक बंध होता है, बस उसको अपन प्लस माइनस के तीर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो मैं एक आपको एग्जांपल और देता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक ये है अमोनिया, ठीक है, और एक ये आपके पास ये रहा आपका H+, यानी कि ये प्रोटॉन है, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं। ये मान लो एक ऐसी स्पीसीज है जो कहीं आवाराओं की तरफ घूम रही है और ये घूमते घूमते इधर आ गई और इसको देखा कि इसके पास लोन पेयर है, तो इसके पास लालच आ गया कि भाई इसके पास लोन पेयर हमको दे सकता है, तो इसने कहा कि भाई हमको लोन पेयर दे दो। तो इसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा काम चला दूंगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी, तुम्हारा डब्बा खाली है, तो मैं तुम्हारा काम चला दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर तो आता है हमेशा प्लस चार्ज, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर आता है हमेशा माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, और इस वाली स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो इसलिए इस पर आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। तो आप जानते हो कि प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक अमोनिया में पहले से थे आपके 3 हाइड्रोजन परमाणु, एक और आकर के जुड़ गया, ये बन गया आपका अमोनियम, और इस पर क्या चार्ज रह गया, H+ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रह गया। ये आपका होता है क्या, अमोनियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो बंध बनता है उसे अपन कहते हैं उपसहज संयोजक बंध, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, उपसहज संयोजक यौगिकों पे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु का किसी अन्य उदासीन परमाणु या ऋणाभिषिक्त परमाणु के साथ उपसहज संयोजक बंध द्वारा जुड़ाव होता है या उपसहज संयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो ऐसे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, उपसहज संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स, इनमें उपसहज संयोजक बंध उपस्थित रहता है, इसलिए आपके क्या कहलाते हैं, उपसहज संयोजक यौगिक कहलाते हैं। मेरी बात वापस सुन लीजिए कि ऐसे यौगिक जिनमें किसी उदासीन परमाणु, धातु परमाणु या आयंस के साथ किसी अन्य परमाणु उदासीन का उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ाव रहता है या उपसहसंयोजक बंध द्वारा वह जुड़ा रहता है, तो ऐसे जो बनने वाले यौगिक हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उपसहज संयोजक यौगिक कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो उपसहज यौगिक है उनको अपन जटिल यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं, इनके कई सारे नाम है। अपन तो ऐसे कह देते हैं, संकुल यौगिक बोलते रही क्या पहचान, छोटा कोष्टक बड़ा निशान, ठीक है, क्योंकि सब में क्या होता है, बड़ा कोष्टक ये आसानी से आपको अलग पहचान में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको थोड़ा सा अब उपसहज यौगिक के बारे में बता दूंगा, क्योंकि आज अपन जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो उपसहज यौगिकों के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल परिचय ही परिचय बताऊंगा, इससे ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी धातु परमाणु है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है। एक तो होता है आपका बाह्य मंडल, अब आपको पता चल गया होगा कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, जिनमें उपसहज बंध उपस्थित होता है उन्हीं को संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या उपसहज यौगिक कहते हैं। इनमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, बाह्य मंडल प्लस समन्वय मंडल, ठीक है। और समन्वय मंडल में भी क्या होता है फ्रेंड्स, केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल प्लस लिगेंड। जब अपन इनका जल में मुंह करते हैं, अपघटन करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये जो बाह्य मंडल है ये अलग रहता है, समन्वय मंडल ये अलग रहता है। मतलब जो समन्वय मंडल है ना ये नहीं टूटता, इसलिए ये जटिल यौगिक कहलाते हैं। मतलब ये अपने जलीय विलयन में अपने मूल आयनों का परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते, ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो संकुल यौगिक हैं बाह्य मंडल और समन्वय मंडल के आधार पर ये 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिससे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। देखो फ्रेंड्स, जो संकुल यौगिक हैं वो 4 प्रकार के हैं। जो संकुल यौगिक हैं फ्रेंड्स कितने टाइप के हैं, वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है आपका जैसे इस तरह का हो आपका K4FeCN6, ठीक है। देखिए जो कोष्टक होता है
उसके अंदर की जो पूरी संरचना होती है उसे अपन बोलते हैं सामान्य मंडल, और जो कोष्ठक के बाहर वाली संरचना होती है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उसे अपन बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो पोटेशियम है ये धनात्मक स्पीसीज है और जो साइनाइड है ये ऋणात्मक स्पीसीज है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो टाइप है इसको अपन बोलते हैं बाह्य मंडल धनात्मक प्लस जो सामान्य मंडल है ये क्या हो आपको, सामान्य मंडल है ये क्या आपको ऋणात्मक। एक टाइप क्लियर है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होगा आपका ये जो बाह्य मंडल है, जैसे मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, ये आपका बाह्य मंडल है, ये आपका सामान्य मंडल है। ठीक है, तो ऐसे बाह्य मंडल धनात्मक है और सामान्य मंडल क्या है, ऋणात्मक है। दूसरे आपके फ्रेंड्स होते हैं टाइप के CuNH3 का होल 4 SO4 माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हो कि अब की बार मैंने क्या करा कि जो बाह्य मंडल है इसको मैंने ऋणात्मक कर दिया और जो सामान्य मंडल है इसको मैंने धनात्मक कर दिया, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, इस पर चार्ज नहीं है, तो इस वाले को अपन बोलते हैं सामान्य मंडल धनात्मक। मतलब ये हो गया आपका सामान्य मंडल आपका धनात्मक और ये हो गया आपका बाह्य मंडल ऋणात्मक, बाह्य मंडल ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात आपने सुन लीजिए। मेरे पास ये एग्जांपल है CuNH3 होल 4 SO4 माइनस, जिसमें ये जो कोष्टक के अंदर वाली है ये तो आपकी कहलाती है सामान्य मंडल, तो ये आपका सामान्य मंडल कैसा हो गया आपके बार, धनात्मक, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। ये सल्फेट और माइनस चार्ज है, तो ये हो गया आपका सल्फेट क्या हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें क्या हो, दोनों ही जटिल हो, जैसे CuNH3 होल 6 प्लस ये तुम्हारा 0 चार्ज है, ये प्लस चार्ज कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, और दूसरा क्या हो, CuCN होल 6, ये आपका माइनस चार्ज हो गया। अब इसमें बाह्य मंडल और सामान्य मंडल दोनों ही क्या हो गए आपके, दोनों ही क्या हो गए, जटिल हो गए। ठीक है, बाह्य मंडल धनात्मक और सामान्य मंडल धनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं सामान्य मंडल धनात्मक और सामान्य मंडल ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कोष्टक के अंदर है, दोनों ही सामान्य मंडल हैं, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक धनात्मक हो गया, और एक पे माइनस चार्ज होता है, क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, जो चौथा टाइप होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स उदासीन, जैसे कि जिस पर कोई चार्ज ही ना हो। जैसे हम बात करें FeCO होल 5 आयरन पेंटाकार्बोनिल की, ये होता है तुम्हारा उदासीन यौगिक, है तो संकुल यौगिक ही, लेकिन कैसा है ये, उदासीन यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, उदासीन यौगिक, उदासीन संकुल यौगिक ज्यादा सही है लिखना, उदासीन संकुल यौगिक। तो आपने देखा फ्रेंड्स, जो उपसहसर यौगिक है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका बाह्य मंडल धनात्मक, सामान्य मंडल ऋणात्मक, फिर होता है आपका सामान्य मंडल धनात्मक, बाह्य मंडल ऋणात्मक, फिर होता है आपका सामान्य मंडल दोनों ही क्या हो, धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, और एक ऐसा हो जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, मतलब कैसा हो, उदासीन संकुल यौगिक हो। तो फ्रेंड्स अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसमें जो सेंट्रल मेटल है इसे अपन बोलते हैं क्या, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु अपन उसे बोलते हैं ऐसा धातु परमाणु या आयन का समूह जिस पर धनात्मक चार्ज हो और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज उपसहसर जो बंध द्वारा जुड़ी हुई हो, वो आपकी कहलाती है फ्रेंड्स क्या, केंद्रीय धातु आयन या धातु परमाणु। एक होती है आपकी लिगेंड, ठीक है, एक आपकी होती है लिगेंड। लिगेंड ऐसी प्रजाति को कहते हैं जो क्या करती है, धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है, उसे अपन कहते हैं फ्रेंड्स लिगेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, सामान्य मंडल का निर्माण करते हैं। सामान्य मंडल में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी सेंट्रल मेटल और एक होता है आपका फ्रेंड्स लिगेंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल आपकी किसकी तरह व्यवहार करेगी, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगी,
और लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि सेंट्रल मैटर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गिराई होती है। ये क्या होती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन गिराई होती है। और जो लिगेंड होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर ये सारी बातें हो गई। ये हो गया आपका उपसैसर यौगिकों का परिचय, जिसके माध्यम से आपने सीखा सारी सिंपल बातों को। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। बस मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ, इससे आप क्या आपका भूमिका बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये तो हमारा रहा परिचय फ्रेंड्स। इसके बाद अपन अब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैं आपको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी बताऊँगा। टर्मिनोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद अपन चैप्टर में और आगे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।